तो ये कि रेलवे जिस तरह से चल रही है, आप देखिए कि दूसरे और भी बहुत सारे ऐसे तौर तरीके से चल रहे हैं, मशीनरीज उनकी पुरानी है, इक्विपमेंट्स उनके पुराने हैं, उसमें रेलवे एक बहुत बड़ा महकमा है जिसके इक्विपमेंट्स, चाहे उसकी सिग्नलिंग सिस्टम हो, चाहे उसका ट्रैक चेंज करने का सिस्टम हो, वो सारा बहुत पुराना है। आप ट्रेन इंजन को भी देखिए तो जो इंजन 6 साल 7 साल 8 साल के बाद उसको हटा देना चाहिए, वो 25-25 साल पुराने होते हैं। जी सर, फैसल साहब आपके पास आते हैं। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस लीडर हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो गए फोन लाइन के जरिए। रीता बहुगुणा जोशी साहब, रेलवे हादसा हुआ है, सारे लोग, मुल्क के एक लोग चौंक गए हैं और सबके लिए बहुत मायूस करने वाली बात है। और ये कोई नया और पहला हादसा नहीं है, ऐसे हादसे पहले भी होते रहे, हर सरकार के दौर में हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती हैं। जो सरकार में होती है पार्टी, उस पर जिम्मेदारी आयद होती है। आप कैसे देखती हैं इस हादसे को और ऐसे दूसरे हादसों को? देखिए, ये वर्तमान में हुए हादसों में सबसे गंभीर हादसा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत जाने गई हैं और सैकड़ों लोग इसमें चोटिल हुए हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारा जो रेलवे लाइन्स हैं, जो सिस्टम है, बहुत ऑब्सोलीट हो गए हैं, बहुत पुराने हो गए और उनको वृहद स्तर पर रेनोवेशन की जरूरत है, नवीनीकरण की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है। तो इसके गवर्नमेंट को सेफ्टी लाने के लिए सबसे पहले रेलवे के ट्रैक्स को और उसके सिस्टम्स को ठीक करने की आवश्यकता है जी। तो इससे पहले कि हम ये पिछले 1 साल में करीब ये 7वां शायद हादसा है जो रेल एक्सीडेंट का हुआ है। तो एक मौलिक विषय है कि जो हमारी वर्तमान में उपलब्ध जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवेज का, खासतौर के रेल लाइंस का, उनको ठीक करा जाए। और चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे हाई स्पीड ट्रेन हो, न्यू ट्रैक्स हो। जी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी साहबा, क्या 60 साल 65 साल हो गए, क्या अब तक बहुत सारे ट्रैक्स तो तब आजादी के पहले के ट्रैक्स हैं जो अभी भी मौजूद हैं, उन पर ट्रेनें दौड़ रही हैं। आखिर कहां पर कमी रह गई? विल पावर में कमी है? क्या कमी रह गई? पैसे तो खर्च खूब किए जाते हैं रेल बजट में। ट्रेन बढ़ती जा रही है, ट्रेन बढ़ती जा रही है। 52 में जो ट्रेनें थी उसकी 100 गुना ज्यादा अब होंगी, तो प्रेशर और लोड ज्यादा है लाइंस पर, तो लाइंस की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सरकार कोई भी हो, लेकिन मैं समझती हूँ सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जो एग्जिस्ट कर रहा है, इसको पहले स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है रेलवेज में, उसको रेलवे के सेफ्टी मेजर्स को, उसमें सुरक्षा की जो भी आवश्यकताएं, उनकी ओर पूरा तवज्जो देना चाहिए। आज ये जो हादसा हुआ, मैं अस्पताल से भी आ रही हूँ, एक माता पिता के 2 बच्चे खत्म हो गए, एक परिवार के 3 बच्चे खत्म हो गए, पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया, एक महिला बची है। तो देखिए, ये जो ट्रॉमा है ये बहुत ही गंभीर है और इससे जो लोग प्रभावित होते हैं वही इसका दर्द समझ सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि सरकार को चाहिए कि अविलंब सारे अपने नए प्रोजेक्ट्स को छोड़कर पहले इन एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को दुरुस्त करने पे अपना एनर्जी लगाए, और इससे भी बहुत टाइम लगेगा जी, लेकिन शुरुआत हो जानी चाहिए। जी, शुरुआत हो जानी चाहिए। सैयद फैसल अली साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हर सरकार हर बजट में रेलवे में सिक्योरिटी के नाम पर, सिस्टम को बदलने के नाम पर, ट्रैक के रिनोवेशन के नाम पर बजट में पैसा तो मुख्तस करती है, लेकिन वो काम क्यों नहीं हो पाता उस पेस से? देखिए, पहली तो बात तो ये खालिद की जो रीता बहुगुणा जोशी जी कह रही हैं बिल्कुल सही है कि हम लोगों को अभी कोई नया प्रोजेक्ट लेने से पहले ये कोशिश करनी की चाहिए कि जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत किया जाए, उसको चुस्त दुरुस्त किया जाए, लेकिन होता नहीं है। एक मामला यह है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें पॉपुलिस्ट करनी होती हैं कि भाई सरकार है, सरकार आई है तो उसको कुछ नया करके दिखाना है, तो बुलेट ट्रेन भी आनी है और कुछ फास्ट ट्रैक्स भी बनने हैं, लेकिन किसी की इस बात पर सोच नहीं है कि पहले जो ट्रैक्स हैं, अरे आप बुलेट ट्रेन कितनी सिटीज में चला लीजिएगा, कितनी बुलेट ट्रेन आपके पास चल लेगी, लेकिन जो हजारों लाखों लोग उस पर चलते हैं ट्रेन पे, वो आम ट्रेन है, आम रेलवे लाइन से, उसको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन होता नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक बार फिर मैं ये कहूंगा कि ये तो सरकार के पार्ट पे है कि सरकार का नेग्लिजेंस होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखिए, ये हादसा जिसकी बात हम कर रहे हैं वो टेक्निकल गलतियों से हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जिनको हम टाल सकते हैं अगर हम लोग भी, जो उस पर सफर करने वाले लोग हैं खालिद, वो भी थोड़ा सा एहतियात करें और थोड़ा सिक्योरिटी को लेकर के अगर हम कंसर्न हो जाएं तो ये बहुत सारे हादसे टल सकते हैं। जिस तरह से भीड़ होती है, जिस तरह से लोग ट्रेन की छतों पर चलते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है, मैं समझता हूं, लेकिन उन सारी चीजों को भी अगर किया जाए तो ट्रेन हादसे टल सकते हैं। जी, रीता बहुगुणा जोशी साहब, क्या लगता है आपको ऐसे में जब बेसिक जो बुनियादी चीजें हैं ट्रेन की, ट्रैक्स नहीं बदले जा सके हैं, पुराने जो ट्रैक्स हैं हमारे,
आजादी के पहले के, क्या ऐसे में नई हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन का शुरू किया जाना कितना प्रैक्टिकल लगता है आपको? शुरू में नक्खेरा 2 से लेकर जी रीता बहुगुणा जोशी जी, नई ट्रेनों, नए सिस्टम को शुरू करना, जो हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन की, ऐसे में क्या लगता है आपको कितना प्रैक्टिकल है ये फैसला सरकार का? आपको आवाज आ रही है रीता बहुगुणा जोशी जी? जी जी, जैसा ही राब्ता होता है रीता बहुगुणा जोशी जी से हम फिर बात करेंगे। सैयद फैसल अली साहब, ऐसे में ये वाकई कितना प्रैक्टिकल है? क्या ये सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक है कि बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन की का एक ट्रायल हुआ, वो भी कामयाब नहीं हो पाया, महज 150 किलोमीटर या 160 किलोमीटर की स्पीड का था, तो हम और पुराने ट्रैक्स को हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात क्यों करते हैं लगते हैं? तब देखिए, जाहिर सी बात है, ये भी कहीं ना कहीं मुल्कों के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि अगर आप चाइना की तरफ देखें, जापान की तरफ देखें, तो 30 साल और 40 साल पहले वहां पे बुलेट ट्रेन आई है और बुलेट ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन मामला ये है खालिद कि मैं देख रहा जापान में जो बुलेट ट्रेन है, जब से चल रही है तब से आज तक सिर्फ 2 हादसे हुए हैं और उसमें आज तक 40 साल की उसकी हिस्ट्री में मरने वालों की तादाद सिर्फ 2 है। आप उस तनाजुर में अगर देखिए तो हिंदुस्तान में जो ट्रेन चलती है, 1-2 अगर लोग मरते हैं तो रिपोर्ट भी नहीं होता है मामला। तो वैसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टेक्निक है, वो कॉम्पिटेंस है कि हम अभी बुलेट ट्रेन लेके आए। जब हम 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के हादसे नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी और उसमें कोई हादसा होगा, तो आप सोचिए किस तरह का डिजास्टर्स होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें अभी कहीं ना कहीं उसको किनारे छोड़ करके, और हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क में जहां लोग, सबसे बड़ा जो तबका हिंदुस्तान का होता है, हिंदुस्तानियों का, उनके लिए सबसे बड़ी जो लाइफ लाइन है वो रेलवे है। जो रेलवे को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। 100 ही किलोमीटर से चले, 80 किलोमीटर की रफ्तार से चले, लेकिन सेफली चले, स्मूथली चले, उसको ना करके। एक बात और मैं यहां पे कहूंगा, जिन लोगों को इस बुलेट ट्रेन की हिमायत करते हैं, उनको यह समझना चाहिए जो लोग बुलेट ट्रेन अफोर्ड कर सकते हैं वो फ्लाइट से चले जाते हैं, उनके लिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और बुलेट ट्रेन में खास लोग चलेंगे, खास की फिक्र छोड़ करके आम की फिक्र करनी चाहिए, आम लोगों की फिक्र करनी चाहिए, और आम लोग इन्हीं ट्रेनों में चलते हैं जिनके हादसे होते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको सेफ और सिक्योर किया जाए। जी, ये बात आपने बहुत अहम कही कि बुलेट ट्रेन में चलने वाले लोग फ्लाइट से भी चल सकते हैं, और बुलेट ट्रेन अगर शुरू हो भी जाती है तो उसमें खास लोग चलेंगे, क्योंकि वो आम लोग उस बुलेट ट्रेन में बहुत ज्यादा चल नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जरूरत है कि मुल्क के आम मुसाफिर जो हैं, जो आम लोग हैं, वो कैसे सिक्योर तरीके से, सेफ्टी के साथ सफर कर सकें। उसके लिए जो पहले से रेल लाइंस मौजूद हैं उनको चुस्त दुरुस्त करना होगा, उनके रिनोवेशन पर ध्यान देना होगा, न कि फोकस हाई स्पीड ट्रेन पे हो और बुलेट ट्रेन पर हो। हालात हादरा में वक्त हो गया है ब्रेक का। सैयद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे इस्राइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का इलेक्शन के, यानी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उसके पहले का दिया बयान और अब उसके बाद का दिया बयान। उनके बयान में कहीं ना कहीं से नरमी आ रही है, और उन्होंने अपने बयान में नरमी लाते हुए कहा है कि वो आजाद फिलिस्तीनी रियासत की हिमायत कर सकते हैं, 2 नेशन थ्योरी की बात कर सकते हैं, और अमेरिका के साथ भी रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि हम मौजूदा दिनों में अगर हम देखें तो अमेरिका के साथ, खासतौर से ओबामा के साथ उनके रिश्ते में कशीदगी नजर आई है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे हैं दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिक एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब भी, और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रही हैं एएमयू में एसोसिएट प्रोफेसर ज़ेबा हसन भी। फौरन हाजिर होते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है।
समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िर। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और इस सेगमेंट में दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं फोन लाइन के जरिए जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी इंतजामिया से अपनी सर्द जंग कम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अमरीका और इसराइल का चोली दामन का साथ है और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद नहीं है। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने तस्लीम किया है कि उनके अमरीकी सदर बराक ओबामा के साथ बाज मामलात पर इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन का कोई मुतबादिल नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के हलीफ और इत्तेहादी हैं। नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि वो हमास के साथ ताल्लुकात खत्म कर दे और इसराइल से बामकसद बातचीत का अमल बहाल करे। एक सवाल के जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें फख्र है कि वो यहूदी और अरबों के वज़ीर-ए-आज़म हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीनी रियासत का कयाम न होने देने के अपने वादे से पीछे हट गए हैं। वहीं अमरीकी सदर बराक ओबामा ने जोर दिया है कि अमरीका मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल का हामी है। एक अमरीकी टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि वो 2 रियासती हल चाहते हैं, लेकिन हालात को बदलना होगा। इंतखाबी मुहिम के खात्मे पर नेतन्याहू ने अपने हामियों से उनके हक में वोट डालने की अपील ये कहते हुए की थी कि अगर वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म हुए तो फिलिस्तीनी रियासत नहीं बनने देंगे। लेकिन इंटरव्यू में उनका नजरिया बदल गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक रियासती हल नहीं चाहते, वो एक मुस्तहकम और पुरअमन 2 रियासती हल चाहते हैं। लेकिन फिलिस्तीनी रियासत गैर मुसल्लह होनी चाहिए जो यहूदी रियासत को तस्लीम करे। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। सैयद फैसल अली साहब, ये बेंजामिन नेतन्याहू के रुख में अचानक ये नरमी और ये यू टर्न कहें तो कैसे आ गया? ये आयन इलेक्शन के पहले उन्होंने कहा कि वो कभी भी फिलिस्तीनी रियासत नहीं बनने देंगे अगर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो। वज़ीर-ए-आज़म बनते यानी इलेक्शन जीतते ही उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो 2 रियासती हल चाहते हैं। ये क्या है? देखिए, कोई बहुत अलग बयान उनका मुझे नहीं लग रहा है। एक बात याद रखिए कि जितने भी फोरकास्ट आ रहे थे इलेक्शन से पहले खालिद, उसमें यह दिखाया जा रहा था कि नेतन्याहू इलेक्शन पूरी तरह से हार रहे हैं। और उसके बाद मंडे को, ट्यूसडे को इलेक्शन होने वाला था, मंडे को उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए। एक तो ये कहा कि देखिए किस तरह से अरब इसराइली को लाया जा रहा है, ड्रोव्स में हर्ट की तरह लाया जा रहे हैं वोट दिलवाने के लिए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मेरे जीते जी इसराइल फिलिस्तीन को तस्लीम नहीं करेगा और ये 2 नेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मेरे जीते जी पूरा नहीं हो जाएंगे। और उससे पहले एक चीज और उन्होंने कही थी, यूएस कांग्रेस में जब जाकर के उन्होंने ईरान को लेकर के जो बहुत सख्त बयान दिया था, तो ये तीनों चीजें थी जिसको लेकर के वो इलेक्शन जीते। लेकिन देखिए वो भी सियासतदान है जैसे यहाँ के सियासतदान है,
उन्होंने भी एक बहुत सख्त रवैया अपनाया, सख्त रुख अपनाया और इलेक्शन जीत गए। लेकिन ये जो आप समझ रहे हैं कि उनका बयान बदल गया है, उन्होंने यू टर्न लिया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू चौथी बार वजीर आजम बने हैं और शुरू से उनका मौक़िफ़ वही रहा है कि हम फिलिस्तीन को तस्लीम नहीं करेंगे, और जो कंडीशन वो लगाते हैं वो ये है कि इसराइल को तस्लीम करे फिलिस्तीन। जाहिर सी बात है कि वो उनकी जमीन पे एग्रेसर हैं, वो उनकी जमीन पे काबिज हैं, वो उनकी जमीन को कब्जा करके अपना मुल्क बनाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि वो उनको तस्लीम भी करें। लेकिन हाँ, चूंकि 21वीं सदी में अब ये मुमकिन नहीं है कि इसराइल को डिनाई किया जा सके, तो ये किया जा सकता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा सेटलमेंट को लेकर खामोश रहते हैं। एक तरफ तो वो दो चाहते हैं कि फिलिस्तीन बन जाए और इसराइल भी बन जाए, लेकिन साथ साथ जो सेटलमेंट है उसको बढ़ावा देते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि इनका कहना और करना बिल्कुल अलग अलग है, उसमें दोनों में बहुत तजाद है। और अंदर से बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो कभी भी फिलिस्तीन को बनते हुए नहीं देखना चाहेंगे। और मेरा ये मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो पूरी तौर पे जितनी भी कोशिश हो सकती है वो करेंगे। और हर लम्हे पे मैंने देखा है खालिद कि जो पीस प्रोसेस होता है उसको डिरेल कर देते हैं, और आज की मौजूदा सूरत हाल में देयर इज नो पीस प्रोसेस। तो मुझे नहीं लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू के सिर्फ ये कह देने से कि नहीं मैं चाहता हूं कि फिलिस्तीन बन जाए, इसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी। ये मुस्बत पेशरफ्त नहीं है, लेकिन ओबामा इंतजामिया का यही मौक़िफ़ है कि वो दो रियासती हल चाहते हैं, और ओबामा इंतजामिया की हाँ में हाँ अब मिला रहे हैं वो। हालांकि बीच में कशीदगी जरूर थी ओबामा से, तो क्या यह माना जाए कि अमेरिका इसमें फेल होता नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं से कन्विंस नहीं कर पा रहा है इसराइली हुक्मरानों को? नहीं, ये समझ लीजिए कि अमेरिका सबसे बड़ा अलाई है इसराइल का, और सबसे बड़ा हिमायती भी है जो उनकी हिमायत करता है। लेकिन गुज़िश्ता जब से सेकंड जो टर्म आया है बराक ओबामा का, तो उसमें इन दोनों के रिश्ते बहुत कशीदा हो गए हैं, और यहां तक हो गए हैं कि लंच पे बुलाया, उसका लंच नहीं दिया, खुद अकेले वर्किंग लंच कर लिया, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खाना तक नहीं खाया। ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी इसराइल को लेकर के है, जिसमें एड, मिलिट्री एड और दूसरे फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात है, उसमें कोई तब्दीली आएगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब अमेरिका कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से कोवर्ट तरीके से ये कोशिश करेगा कि चूंकि पीस प्रोसेस नहीं है खालिद, तो इस मैटर को और इंटरनेशनलाइज होने दिया जाए, और पहले जैसे अमेरिका हर चीज में वीटो करता था इसराइल की चीजों पे, वो ना करके थोड़ा सा इंटरनेशनलाइज होने दे। और उसी का नतीजा मुझे दिख रहा है कि यूनाइटेड नेशन में उसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे इसराइल की फिलिस्तीन को एक्सेप्टेंस मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। ये होता रहेगा, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बातचीत होगी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि बायलैटरल तौर पे इसराइल और फिलिस्तीन का मसला हल हो सकता है। इसको जितना इंटरनेशनलाइज किया जाएगा और जितना अमेरिका इसमें अपना सख्त रुख अपनाएगा, तभी मसले का हल होगा और फिलिस्तीन को बनता हुआ मुल्क हम लोग देख पाएंगे। लेकिन एकदम हाल फिलहाल में हो जाए, ये मुझे मुमकिन नहीं लगता। जी, हालिया दिनों में जो ओबामा इंतजामिया से इनकी कशीदगी थी बेंजामिन नेतन्याहू की, और यूं कहें कि कशीदगी इतनी बढ़ गई कि ओबामा की बगैर इजाजत के, ओबामा की बगैर मर्जी के वो वहां गए भी और कांग्रेस को एड्रेस भी किया, जिसको लेकर कशीदगी और अच्छे खासे जो अमरीकी लोग हैं उनमें नाराजगी भी देखी गई। इसे किस तौर पर देखते हैं? अब हालांकि वो पैचअप की बात कर रहे हैं। देखिए, ये समझ लीजिए खालिद कि सिर्फ अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात को सामने रखकर के अमेरिका इसराइल ताल्लुकात नहीं समझे जा सकते हैं। जाहिर बात है, जिस तरह से अभी डायनेमिक्स चेंज हो रहा है वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, उसमें एक नया प्लेयर आ गया है ईरान। ईरान से बढ़ती हुई कुर्बत अमेरिका की, और अमेरिका का कहीं ना कहीं गो अहेड देना कि आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम किसी तरह से एक नए तरीके से करके उसको हम जारी रख सकते हैं। इस तरह की जो मुआहदे होने के अंदेशे लग रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं इसराइल में एक बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म है, और लोग समझ रहे हैं कुछ हो रहा है। अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि ईरान का जो कार्ड है उसको खेल करके इसराइल को दबाया जाए। ये सारी चीजें वहां चल रही हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 2016 और 2017 यही बराक ओबामा के पास है, लेकिन मैं नहीं मानता कि 2017 भी है। इसलिए कि 2016 के बाद 17 जैसे ही आएगा तो फिर वो लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, इलेक्शन में चला जाता है पूरा अमेरिका। एक साल है, और एक साल में कोई बहुत ड्रास्टिक या बहुत सब्सटैंशियल कोई चीज हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो क्या यह माना जाए कि ओबामा इंतजामिया फिलिस्तीन के मसले को हल करने में फेलियर रही? क्योंकि ओबामा साहब जब पहली बार आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि अपने इस 4 साल के टेन्योर में फिलिस्तीन के मसले को हल करने की पूरे तौर पर कोशिश करेंगे, और पहला टर्म अगर उनका गुजर गया टेन्योर, पेशकदमी तक नहीं हुई पहले उनके 4 साल में, दोबारा कुछ कोशिश जरूर शुरू हुई है। तो क्या माना जाए उनके इस 2 टेन्योर को फिलिस्तीन के पर्सपेक्टिव में?
देखिए, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर तनाज़े को खत्म करने की या उस पर का कोई ऐसा एमिकेबल सॉल्यूशन लाने की बात हो जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, ऐसा नहीं हो सका। लेकिन एक चीज जरूर है कि बराक ओबामा ने अपने दूसरे जो पीरियड है उसमें इस बात की कोशिश जरूर की है कि इसराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, वो की है, लेकिन वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगे आने वाला साल बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अमेरिका के प्रेशर से ये मामला हल हो सकता है, इसमें और भी कई प्लेयर हैं, और मैंने बार बार इसीलिए कहा कि इसको और ज्यादा इंटरनेशनलाइज करने की जरूरत है कि और भी जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो यूरोपीय मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरब है या वहां पे कतर है, या जो भी खाड़ी के देश हैं, वो भी उसमें पूरी तरह से शामिल हो और उसके बाद उसका हल निकाला जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसराइल बहुत सरकश स्टेट है, वो पूरी तौर पर जैसा किसी घर में एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है जिसको माँ बाप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको राह रास्त पर नहीं ला सकते हैं। कुछ इसी तरह के हालात और रिश्ते इसराइल और अमेरिका के हैं। इसराइल अमेरिका का गार्जियन जरूर है, उसका प्रोटेक्टर जरूर है, लेकिन आज इस हैसियत में नहीं है कि वो उसको पूरी तरह से उसकी सरकशी को लगाम लगा सके। जी, यानी इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू के रुख में नरमी जाहिरी तौर पर जरूर नजर आ रही है कि जो इलेक्शन के पहले उन्होंने दिया था बयान और इलेक्शन के बाद जो बयान दे रहे हैं कि वो दो रियासती नजरिए के तहत फिलिस्तीन को तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन जो शर्त रखी है उन्होंने कि जो महमूद अब्बास की क़यादत वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी है वो हमास को पूरी तरह से रिजेक्ट करे, उससे तमाम तरह के रिश्ते मुनक़ता करे, यह अमली तौर पर यह भी मुमकिन नहीं है। और जैसा कि सैयद फैसल अली साहब ने कहा कि वो इसराइल घर का एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको घर चाह कर भी घर के गार्जियन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ वही हालत इसराइल और अमेरिका के रिश्तों की भी है, लेकिन हालिया दिनों में यह मसला हल होता नजर नहीं आता है। यह बहुत देरीना मसला है और इसमें बहुत वक्त भी लगेगा। अब आलमी सतह पर क्या इसको लेकर सूरत बनती है, उसी से यह मामला हल भी होगा, उसी से तय भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद फैसल अली साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शुक्रिया होने के लिए। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।